कि जो बताया गया है कि किसान ही धरती का भगवान है। 1 का 2 करो तो जुआ है, और 1 का 6 करो तो सट्टा है, और 1 का 10 करो तो व्यापार है। आपके बारे में पढ़ते हैं तो इस लिखा हुआ आता है कि एक ऐसा किसान जिसने अपनी कमाई से खेती की हेलीकॉप्टर खरीदा। क्या ये सच है? भारत में आप देखिएगा कि कभी सोचिएगा कि खाद हम वही डालते हैं जो अमेरिका वाला डालता है, वही डीएपी यूरिया डालते हैं। ड्रिप जो अमेरिका और इंग्लैंड यूज कर रहा है वही हम कर रहे हैं, और मेहनत हम उससे ज़्यादा कर रहे हैं। धरती फर्टाइल है, तो एवरेज प्रोडक्शन जो अमेरिका का है उससे हमारा एवरेज प्रोडक्शन 30-40% कम क्यों है? फिर इनकम टैक्स ने घूस भी मांगी अधिकारियों में। वहाँ इनकम टैक्स वाले, मेरा मानना है पैसे वालों की पुलिस है। हमें तय करना था कि या तो हफ्ता बांधे हम या लड़े इनसे। तो 8-10 साल तक इन्होंने खाते सीज कर दिए, खेती नहीं करने दी। 1 साल पहले सबसे बड़े किसान रिचेस्ट फार्मर, और दूसरे साल डिफाल्टर किसान, घर पे भी नीलामी के पोस्टर चिपक गए। उन्होंने केस पे केस डाला, करीब 20-22 केस मेरे ऊपर डाले। हमने सब पे लड़े, हमने देश का सर्वश्रेष्ठ वकील पकड़ा। अकेले राजाराम से इस देश का भला नहीं होगा। राजाराम हर ब्लॉक में, हर गांव में 10-10, 20-20 होने चाहिए, जो तुरंत नष्ट होने वाली चीज़ है। साग सब्जी टमाटर आज नहीं बेचा तो कल फेंकना पड़ेगा। एक बार हार्वेस्ट कर लो तो 4 साल 5 साल भी रखे रहो तो खराब नहीं होती। आज नया सेक्टर है बोटेनिकल, मतलब पूरी की पूरी दवाई वाला सेक्टर जो है पेड़ पौधों के एक्सट्रैक्ट से बनने वाली दवाइयाँ पे जा रहा है। वेस्ट बायो है, यानी लकड़ी है, मिट्टी में बदलने का जो इंजीनियर है वो दीपक है। हॉलैंड के सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के सब्जी के बीज थे, वो मंगाए। 5 स्टार होटल को सप्लाई करूंगा, मैंने सोचा था हाई वैल्यू। कार्गो का नियम यह है कि 2 घंटा पहले आप उनको सामान दे दीजिए जी, और 2 घंटे बाद चढ़ेगा। और रायपुर की गर्मी गजब होती है, 11-12 बजे की फ्लाइट है, तो 9 बजे से 2 घंटे जब धूप में रही और पहला ही मेरा लॉट मुंबई पहुंचा, तो जैसे पहुंचा 5 स्टार वालों ने कहा इसे तो कूड़े में डाल दीजिए। तो इस समाज में सबसे पहली जरूरत है किसान को सम्मान देने की। खेती किसानी, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इन सब का नाम जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न खटकता है, एक ही तस्वीर आती है। गरीब किसान, बदहाल किसान, या किसान जो आत्महत्या करता है, या अपनी फसल के लिए किसान सरकार से उसका सही मुआवजा मांगता है, सही मांग करता है। लेकिन आज ये जो पॉडकास्ट होने वाला है, ये जो इंटरव्यू होने वाला है, इसको देखकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। आप खेती करना चाहेंगे, अपने बच्चों को भी किसान बनाना चाहेंगे, उसको मजदूर या मजबूर बनाकर शहरों में नौकरी के लिए पलायन करने के लिए आप नहीं कहेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने देश के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर करीब 34 से 35 लाख पेड़ लगाए हैं, और भी ऐसी बहुत से कीर्तिमान हैं जिन्होंने अपने जीवन में स्थापित की हैं, खासकर कृषि को फायदेमंद सौदा बनाने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजाराम त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, आपके बारे में जितना पढ़ा, जितना समझा, जितना देखा, यही जाना कि आपने बहुत सारी नौकरियां करी, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करी, और उसके बाद में आपने खेती का, कृषि करने का मन बनाया। क्योंकि पढ़े लिखे लोग इस प्रोफेशन में नहीं आते हैं। इसको यही समझा जाता है कि केवल जो अनपढ़ किसान है या फिर जो गरीब है, शोषित है, वही खेती करता है। तो कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई और कैसे आप इस लाइन में आए? मैं छत्तीसगढ़ के बेहद पिछड़े क्षेत्र बस्तर के दरभा विकास खंड का एक बहुत छोटा सा गांव ककनार में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, मेरी शिक्षा वहीं हुई। और खेती की अगर बात करें तो हम जब बच्चे थे तब से हम खेती कर रहे हैं। मेरे दादाजी किसान रहे, अच्छे किसान थे, और बचपन में भी स्कूल 10:30 बजे चालू होता था, लेकिन स्कूल जाने के पहले हम खेत जाते थे। सुबह जाके 2-3 घंटे खेतों पे काम करने के बाद हम स्कूल जाते थे। तो खेती हमें घुट्टी में मिली है। हाँ, नौकरियां मैंने की। एडीओ से मेरी शुरुआत हुई, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर बना। उसके बाद फिर कॉलेज में प्रोफेसर के लिए संविदा नियुक्ति की नौकरी लगी, और उसी के बाद फिर बैंक में अधिकारी बना, मैं पीओ सेलेक्ट हुआ। तो नौकरियां लगातार मिलती रही, मैं छोड़ते गया। और एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि सब कुछ छोड़ के खेती करना चाहिए। और हालांकि मेरा इस्तीफा स्वीकार करने में सालों लगा दिया बैंक ने, और विवाद की स्थिति आई, क्योंकि बैंक में अगर आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तो ये माना जाता है आपके खिलाफ कोई जांच चल रही है या कुछ गबन वबन किया है। तो जब मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो मैं बड़ा नाराज़ हुआ और मैनेजमेंट से झगड़ने पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि आप सपत्नी का आइए, पत्नी के साथ आके मिलिए।
तो मैं और नाराज़ हुआ कि भाई मैं नौकरी मैं करता हूँ, मैं पत्नी के साथ क्यों आऊँ। तो 12 चेयरमैन ने बुलाया, मैं काफ़ी नाराज़ होकर गया था और पत्नी को लेके नहीं गया, पत्नी नीचे गाड़ी में बैठी थी। तो मैंने उनसे कहा कि सर नौकरी मैं करता हूँ, मेरा इस्तीफा क्यों स्वीकृत नहीं हो रहा है, क्या मैंने कुछ गबन किया है, क्या कुछ गलत किया है, गलत मैसेज जा रहा है इससे। तो उन्होंने कहा पहले देखिए सीनियर अधिकारी बड़े बुद्धिमान होते हैं, अनुभव होता है उनके पास। उन्होंने कहा पंडित जी पहले आप पानी पीजिए, बहुत गुस्से में आने लगता है, पहले बताइए बैंक एक परिवार है कि नहीं। मैंने कहा जी हाँ है। और मैं उसका मुखिया हूँ कि नहीं। बोले जी हाँ है। तो बोले कि मैं परिवार का मुखिया हूँ और आप छोड़ के जा रहे हैं, पत्नी अर्धांगिनी होती है ना। जी हाँ। तो इस निर्णय में उनका भी योगदान है या नहीं। आपके 2 छोटे बच्चे हैं और बैंक की नौकरी बड़े मुश्किल से मिलती है और बैंक में चेयरमैन भी आपके पोस्ट से बनता है, पीओ ही एक दिन चेयरमैन बनता है। इतनी संभावनाएं हैं और आप तो रैंकिंग में भी टॉप पे हैं, तो फिर आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं। और आप खेती कर रहे हैं नौकरी करने के साथ, ये भी मुझे पता है, और खेती करना गुनाह नहीं है। तो आप नौकरी करते करते खेती कर सकते हैं, अभी तक कर ही रहे हैं, तो फिर क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर जब मैं बैंक की नौकरी कर रहा हूँ और आप स्वयं कहते हैं कि बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में मुझे जाना जाता है, तो जब मैं बैंक में रहता हूँ तो मेरा ध्यान मेरे खेतों में रहता है, और जब खेतों में रहता हूँ तो मेरा ध्यान बैंक के टारगेट, अचीवमेंट, रिकवरी में रहता है। तो मैं दोनों काम हाफ हार्टली कर रहा हूँ, आधे अधूरे मन से, और मैं नहीं करना चाहता, इसलिए नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने पहले से टाइप करके रखा था कि आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाती, उन्होंने निकाला और मुझे दिया। तो सवाल ये उठता है कि खेती पूरे मन से करना चाहिए। खेती को अभी भी लोग पार्ट टाइम जॉब मानते हैं, यहीं से मेरी शुरुआत हुई और मैंने खेती को पूरा दिया अपना 100%, और खेती ने भी पलट के दिया। यहाँ एक बड़ी छोटी सी बात से अपनी बात ख़त्म करूँगा कि खेती की जब हम बात करते हैं तो मैं कहता हूँ, मैं बैंकर भी रहा हूँ, बैंक में अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो साल के अंत में 1,000 में आपको वो समझ लीजिए 80 रुपये जोड़ के देता है, ब्याज मिलती है। ब्याज मिलता है जी। मतलब 1100 भी नहीं होता आपका 1,000 रुपया। और धरती माँ को अगर गेहूं का 1 दाना देते हो, धान का 1 दाना देते हो, तो 4 महीने में 1 दाना का 50 दाना देती है, 50 गुना देती है। बिल्कुल। इससे ज़्यादा फायदे का तो और कोई काम हो ही नहीं सकता जी। कि 1 डालो और 50 गुना हो। बाकी बीच में जो खेल है उसको मार्केटिंग है। बिल्कुल। बात करते हैं, आपने बताया कि आपने फुल टाइम इस प्रोफेशन को चुना, कृषि को चुना, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है जो युवा आजकल आना चाहते हैं, फार्म हाउस खोल लेते हैं, एज अ एंटरटेनमेंट का इसको बना लेते हैं कि वीकेंड पे जाएंगे और अपने बच्चों के लिए सब्जियां, खेल कूद ये सब करेंगे। लेकिन जिस क्षेत्र से आप आते हैं, आपने नौकरी छोड़ी क्योंकि समाज में एक हम पर दबाव होता है, जैसे उन्होंने बताया कि आपकी अर्धांगिनी में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो समाज में किस तरीके की चुनौती आपने फेस करी, या जब आप नौकरी छोड़कर फुल टाइम खेती में आए तो आपने क्या क्या देखा कि क्या क्या बदलाव होना चाहिए? क्योंकि समाज के लोग होते हैं वो बदलना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल तरीके से खेती होती आ रही है तो वही करेंगे, तुम नया इसमें क्या उखाड़ लोगे। तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? देखिए समाज की अगर बात करें तो मनुष्य को 2 चीज़ें चाहिए होती है, भोजन और बुनियादी आवश्यकताएं, साथ में सम्मान। पशुओं में सम्मान के लिए नहीं जीता, पेट तो मतलब सुअर भी या जानवर भी पेट भर ही लेते हैं, तो मनुष्य सम्मान के लिए भी जीता है। तो दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में किसान का कोई सम्मान नहीं है। मैं एक उदाहरण बताऊं कि अगर मैं फर्स्ट क्लास एसी में चलता था, सेकंड क्लास एसी मुझे बैंक में इंटाइटल थी, हम उसमें चलते थे, तो बगल के यात्री से जैसे बात होती थी, आप क्या करते हैं, हम सपत्नीक जा रहे थे, तो हम बताते थे बैंक ऑफिसर है। ओ सो हाउ कैसे चल रहा है, अंग्रेजी में बात कैसे हैं, तो क्या फार्मिंग करते हैं, इसकी कोई बात नहीं। तो लेकिन जब मैं किसान बना और मैं पहली ख्याल है कि नौकरी छोड़ दी थी और हम एसी में रेल में जा रहे थे, तो पर्दा उधर का खुला, थोड़ी देर बाद उससे पूछा आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। मैंने बताया मैं खेती करता हूँ, तो तुरंत पर्दा बंद हो गया। मतलब किसान से क्या बात करें जी। और किसान उसको ये है कि भाई किसान कैसे सेकेंडरी सिम चल रहा है, फ्लाइट में कैसे चल रहा है। जबकि जो शरीर को चलाने वाला है वो किसान ही अन्न उगा रहा है। ईश्वर तो खैर प्रकृति तो दे ही रही है, लेकिन किसान का बहुत बड़ा रोल है। देखिए किसान को अन्नदाता सनातन में कहा गया है और बड़ा सम्मान है। संस्कृत के कई श्लोक आपको मैं बता सकता हूँ कि जो बताया गया है कि किसान ही धरती का भगवान है। लेकिन संयोग से अर्थ प्रधान युग है आज। अगर कोई
किसी तहसील का बाबू भी है तो चूंकि ऊपरी कमाई काफ़ी है, या कोर्ट का बाबू भी है, तो यकीन मानिए कि अगर किसी दुकान पर खड़ा होता है पान ठेले वगैरह पे, तो सबसे पहले पान वाला उसको पान बना के देगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमाता है जी। और वहीं एक गुरु जी हैं, टीचर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ है, लेकिन उनको समाज बाद में सम्मान देता है। नौकरी भी हम नौकरी की अगर बात करें, हम अपने बच्चे के लिए वर्क ढूंढने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि भाई ये गुरु टीचर हैं और एक तहसील में बाबू है या पटवारी है, तो लगता है पटवारी को तो ऊपरी कमाई काफ़ी है, मेरी बेटी वहाँ ज़्यादा सुखी रहेगी। तो हमने अर्थ को प्रधानता दी उस, और कमाई के मामले में किसान बिल्कुल पीछे रह गया। तो इस समाज में सबसे पहली ज़रूरत है किसान को सम्मान देने की, किसानी को सम्मान देने की, और वो हमारे देश में नहीं देखने आता। जैसे मैं काफ़ी देश घूमा हूँ, करीब 40 से ज़्यादा देश मैंने भ्रमण किया है, और मैं बार बार कहता हूँ मैं उन देशों के शहर नहीं घूमा और मैंने दर्शनीय स्थल नहीं देखे, मैं उनके खेत देखे और उनका बाजार देखा कि क्या कारण है कि बाजार में किसान सर्वाइव्ड है। और मैं देखा कि अगर कोई किसान अपने खेत से मान लीजिए खरबूजा तरबूजा या अमेरिका वगैरह में कोहड़ा लाद के लेके जा रहा है, फार्मर लिखा है कि भाई, तो उसको लोग रास्ता देते हैं सम्मान के साथ, कह रहे भाई हमारे देश का किसान उपज लेके मंडी जा रहा है, इसको पहले जाने दो। तो ये तो सोसाइटी में, समाज में जो सम्मान मिलना था वही गिरावट चालू हुई। किसान को सम्मान नहीं है, मान नहीं है, और उसके बाद फिर पैसे वाली बात तो है ही। जी, मेरा प्रश्न वहीं से शुरू होगा कि जब आप खेती में आए, आपने नौकरियां करी, अनुभव लिया, तो आपके सामने चैलेंजेस जो रहे, तो आपने कैसी फसलों का चुनाव किया, कैसे अपने खेतों को तैयार किया? क्या आपका कोई रोल मॉडल थे, या जो आपकी ट्रेडिशनल तरीके से खेती होती आ रही थी आपने उन्हीं का चुनाव किया? क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़रूरी बन जाता है उन लोगों के लिए जो शहर की ओर पलायन कर चुके हैं। उनके मन में एक व्यथा तो है कि वापस गाँव लौटना है, खेती करानी है, लेकिन वो चयन नहीं कर पाते उन फसलों का, उस मॉडल का, जिससे कि वो अपनी खेती को और बेहतर बना सकें। देखिए, रोल मॉडल खेती का तो तब भी नहीं था। हमारे देश में रोल मॉडल अभिनेता होते हैं, रोल मॉडल खिलाड़ी होते हैं। पहले आज़ादी के समय हमारे रोल मॉडल नेता होते थे हमारे, ये जो घर परिवार छोड़ के आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो लगता था कि भाई रोल मॉडल ऐसा होना है, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, ये रोल मॉडल होते थे। लेकिन खेती किसानी में तब भी नहीं था और आज भी बहुत कम है रोल मॉडल हैं। आज तो कुछ सफल किसान हैं जिनको हालांकि उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो मैंने भी अन्य किसानों की तरह, तब यह था कि सब्जी में बड़ा फ़ायदा है, तो मैंने सब्जी की खेती फिर चालू की और मैंने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। जो हॉलैंड के सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के सब्जी के बीज थे वो मंगाए और 5 स्टार होटल को सप्लाई करूँगा। मैंने सोचा हाई वैल्यू मुझे मिले मेरे उत्पाद का, तो जो वो वर्ग जो ज़्यादा पैसा दे सकता है उसको मैंने टारगेट किया। एलीट क्लास हो गया, एक्सोटिक वेजिटेबल्स। हाँ, तो 5 स्टार होटल के साथ मैंने टाइप किया और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 2 फ्लाइट चलती थी, बॉम्बे और दिल्ली की, उनसे टाइप करके मैंने सब्जियों को भेजने का प्रयास किया और बेहतरीन गुणवत्ता की सब्जियां उगाई। और जब 5 स्टार होटल तक पहुंचाने के लिए मैंने रायपुर एयरपोर्ट तक सब्जियां पहुंचाई, कोल्ड चेन में किराए में लिया, मेटाडोर एसी वाली, और वहाँ तक पहुँचाया। लेकिन कार्गो का नियम यह है कि 2 घंटा पहले आप उनको सामान दे दीजिए जी, और 2 घंटे बाद चढ़ेगा। और रायपुर की गर्मी गजब होती है, 11-12 बजे की फ़्लाइट है, तो 9 बजे से 2 घंटे जब धूप में रही और पहला ही मेरा लॉट मुंबई पहुंचा, तो जैसे पहुंचा 5 स्टार वालों ने कहा इसे तो कूड़े में डाल दीजिए, ये तो सब मुरझा गया था, आपकी धनिया पालक सब किसी काम की नहीं है, उनको एकदम फ्रेश दिखना चाहिए। तो पहला ही मतलब बड़ा बुरा अनुभव था। और जब लोकल मार्केट में गए तो पता चला 2 रुपये किलो बिक रही है, 4 तो समझ ही नहीं पाएंगे आखिर है क्या ये। जी हाँ, तो पहला धक्का लगा, मतलब सब्जियों के धंधे में मुंह के बल गिरे। लगभग कितना लॉस हुआ होगा उस टाइम पे? उस टाइम में जो लागत थी, ये समझ लीजिए लागत का हमने 60% निकाला, 40% लॉस किया। लेकिन एक बड़ा सबक लिया, ये समझ में आ गया है कि किसान को पेरिशेबल आइटम सोच समझ के उठाना चाहिए। जो तुरंत नष्ट होने वाली चीज़ है, साग सब्जी टमाटर, आज नहीं बेचा तो कल फेंकना पड़ेगा। तो या तो आपके पास उसके प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की छोटी मोटी इकाई हो, अन्यथा मत उगाइए। तो वहीं से जड़ी बूटी की ओर हमारा ध्यान गया कि जड़ी आने जड़, बूटी आने पत्ते। एक बार हार्वेस्ट कर लो तो 4 साल 5 साल भी रखे रहो तो खराब नहीं होती। तो हर साल ये समझ में आया कि आलू प्याज ये है,
आलू प्याज की जो फसल आती है तो 4 रुपया 5 रुपया किलो किसान का बिकता है खेतों से, और वही आलू प्याज 6 महीने बाद 40 रुपये में बिकता है। 4 रुपये की चीज़ 40 रुपये में, 4 रुपये की चीज़ 40, यानी इसमें गणित ये छिपा है कि भाई 1 का 2 करो, 4 रुपये का 8 करो, 1 का 2 करो तो जुआ है, और 1 का 6 करो तो सट्टा है, और 1 का 10 करो तो व्यापार है, 4 का 40 व्यापार है। वही मुझे समझ में आ गया कि जब तक किसान के पास या तो भंडारण क्षमता हो, रोकने की क्षमता हो, उसके बाद पूंजी हो कि 4-6 महीना रोक सके अपने माल को, जो कि होता नहीं, क्योंकि किसान को तुरंत बेचना है, अगली फसल के लिए बीज खरीदना है, खाद खरीदना है। तो मुझे समझ में आ गया ऐसी खेती करो जो 4-6 महीना बाद भी बेचो तो चीज़ खराब ना हो। तो जैसे हर्बल्स हैं, मसाले हैं, इनकी शेल्फ लाइफ जो हम कहते हैं वो लंबी होती है। तो सब्जी से मुझे सबक मिला। दूसरी चीज़, जो हर कोई उगा रहा है वो मत उगाओ। जो मार्केट पहले से सेचुरेटेड है, जिसका पेट भरा हुआ है, उसके लिए उस रोटी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जो भूखा है, जिस चीज़ की डिमांड है, तो बाजार अगर राजा है तो राजा की पसंद की चीज़ ही आप उगाइए, जो उसे चाहिए, तो आपको अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार की चाल समझनी पड़ेगी। बेशक जी। आपके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सुना था कि आप दीमक पे भी काम करते हैं। दीमक किसान की दुश्मन मानी जाती है, लेकिन आपने उस दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लिया। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि कोई कीट पतंगा, कोई पौधा इस प्रकृति में व्यर्थ नहीं है। तो जब हम जैविक खेती चालू किए तो बिना रासायनिक खाद और दवाई की खेती करना था। तो सबसे पहले लोगों ने कहा कि भाई बिना दीमक, सबसे बड़ा किसान का दुश्मन है दीमक जी। और दीमक को जब तक आप सबसे तेज जहर से नहीं मारोगे तब तक वो मरता नहीं। तो मैंने दीमक पे अध्ययन करना चालू किया। तो हमारी प्रकृति की समझ, नेचर की जो समझ थी, वो कहती थी कि जो दीमक है वो डेड सेलुलोज को खाता है। और गहराई से समझा कि जैसे प्रकृति में गिद्ध होते हैं, सियार होते हैं, ये जंगल में मरे जानवर को खा के सफाई करते हैं, वो सफाई कर्मी हैं। वैसे ही जो वेस्ट बायो है, यानी लकड़ी है, घास है, सूखी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, इनको खा के मिट्टी में बदलने का जो इंजीनियर है वो दीमक है। आपको बताऊं कि लकड़ी को यदि सोचिए कि सड़ के डिकम्पोज हो, जंगल के बड़े बड़े लट्ठे, हजारों साल लग जाएंगे। उसी लकड़ी को 4-3 महीने के बारिश में दीमक खा के मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है। तो लाखों साल का काम रातों रात करने वाला कौन है? इंजीनियर, दीमक जी। लेकिन एक बड़ी, मतलब आप कहेंगे कि एक बड़ी चूक हुई, एक नासमझी हुई, जिसके कारण दीमक को हमने दुश्मन माना। और दुर्भाग्य की वैज्ञानिकों ने भी ध्यान नहीं दिया कि ये तब मैंने जाना जब मैंने करीब 30 पेड़ दीमक के, जो बमीठा बोलते हैं, दीमक का टीला जिसे बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में टर्माइट हिल बोलते हैं, हमने सीधा उसके किले में पेड़ लगाए। और जब देखा कि 32 पेड़ जिसकी जड़ें दीमक, करोड़ों दीमक के किले के बीच में है जड़ें, वो 32 पेड़ अच्छे से बढ़ रहे हैं, एक पेड़ को भी नहीं खाया। तब हमने और अध्ययन किया तो पाया ये तो खाली डेड सेलुलोज को खाता है। तो फिर गलतफहमी पैदा कहाँ हुई? गलतफहमी ऐसे पैदा हुई कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो किसी बीमारी के कारण, पेड़ है, पौधा है, सब्जी है, मान लीजिए उसमें फंगस लग गई जड़ों में, या भोजन कम मिला, या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में वो कमज़ोर हो गया, मरने गया। मरने के पहले वो बेहोश होता है पौधा, और जब तक जिंदा रहता है उसकी जड़ों में भोजन खींचने के कारण एक पंप जैसे चलता है, तो एक वाइब्रेशन होता है, एक माइक्रो वाइब्रेशन होता है। तो जब तक पेड़ जिंदा है, वो वाइब्रेशन हो रहा है, वो धरती से कुछ खींच रहा है, तब तक दीमक उसकी जड़ में नहीं आक्रमण करता। लेकिन जैसे ही पौधा बेहोश हुआ तो दीमक को समझ में आता है कंपन खत्म हो गया, अब हमारी ड्यूटी शुरू हो गई, चलो इसको खा के ख़त्म करें। और किसान आके देखता है या वैज्ञानिक ऊपर देखे कि भाई पत्तियां मुरझाई हुई हैं, क्या कारण है, तो ऊपर से कुछ कीड़े दिखे नहीं, तो वो जड़ में जाता है, खोद के देखता है, जड़ में अपनी ड्यूटी किए हुए करने के लिए पहुंचे हुए दीमक दिखते हैं। जबकि पौधा किसी और कारण से मरा है, ये तो अपनी ड्यूटी पूरा करने गए लेकिन ये रंगे हाथ पकड़ा जाते हैं, तो बदनाम हो जाती, दीमक बदनाम हो जाती है। ये बदनाम हो गए। तो ये मान लिया गया कि भाई दीमक जो है जड़ों को खाता है। और इसी कारण हम लगभग 6000 करोड़ का सबसे तेज जहर हर साल दीमक को मारने के लिए डालते हैं। जबकि मेरा मानना है नैसर्गिक पद्धति से खेती करिए, दीमक को मारने की जरूरत ही नहीं है। आप यकीन मानिए, पेड़ों पे चढ़ा हुआ जो आप दीमक देखते हो, उसके डेड सेल खाने के लिए जाता है। कभी नहीं देखेंगे दीमक पेड़ के अंदर घुस गया हो, जिंदा पेड़ के अंदर।
और जिस तरह से हमारे शरीर में जो डेड सेल है, जिसे हम सोचते हैं मैल है, तो हम मैल नहीं होती, जो हम नहाते हैं जो निकलता है वो डेड सेल है। तो हमारे तो हाथ हैं, तो हम रगड़ के साबुन लगा के निकाल दिया। पेड़ का कौन दूर करेगा? ये बेचारे मित्र हैं, जाके डेड सेल वो करते हैं, डेड सेल को खाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, जिससे उस पेड़ की बढ़वार और बढ़ती है। तो ये उसके मित्र हैं। तो ये जो 7,000 करोड़ का, जो 6,000 करोड़ के लगभग जो सबसे तेज जहर दीमक के लिए डाल रहे हैं हम, या तो पानी में घुलेगा, बारिश होगी तो जल स्रोत में जाता है, तेज धूप आती है तो वेपोरेट होता है तो हवा में वो जहर जाता है, पानी में जाता है, धरती में जाता है, मिट्टी में जाता है, और जो साग सब्जी आप लगाते हो, अनाज उगाते हो, वो भी उस जहर को अवशोषण करके आपके खाने की प्लेट पे पहुंचाते हैं। तो जहर वापस आप तक लौट के आता है। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरी इसी के ऊपर किताब आ रही है जल्द ही, दीमक के ऊपर सब पूरी, जो 30 साल का मेरा अनुभव रहा। आज भी मेरे यहाँ जो फार्म पे आते हैं उनको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आज से 20 साल पहले पेड़ लगे थे और आज भी दीमक, करोड़ों दीमक उसकी जड़ों पे बैठे हुए हैं और पेड़ फल फूल रहा है बढ़िया अन्य पेड़ों की तरह। जी, कमाई की बात करते हैं। लगभग आपने इतनी नौकरियां करी और आपने पैतृक खेती को संभाला। आपके बारे में पढ़ते हैं तो इस लिखा हुआ आता है कि एक ऐसा किसान जिसने अपनी कमाई से खेती की हेलीकॉप्टर खरीदा। क्या ये सच है? भाई, भारत के लिए बड़ी चीज़ हो सकती है। यूरोप और अमेरिका में लगभग हर बड़े किसान के पास हेलीकॉप्टर है, लेकिन वो घूमने के लिए नहीं है जी, वो खेती के लिए है। अच्छा। क्योंकि जब बड़े पैमाने पर आप खेती करेंगे तो बीमारियों के नियंत्रण के लिए एक्यूरेसी जरूरी है। अब सोचिए 100 एकड़ जमीन, वायरल अटैक आ गया, आपने दवाई हाथ से छिड़का, 25 मजदूर लगाए, महीना भर में छिड़का, 2 फीट जगह भी अगर चूक गई, हाथ से छिड़क रहा है, वहाँ वायरस बच गए, कीटाणु बच गए, तो तीसरे दिन वो फिर से कवर कर लेते हैं। तो भारत में आप देखिएगा कि कभी सोचिएगा कि खाद हम वही डालते हैं जो अमेरिका वाला डालता है, वही डीएपी यूरिया डालते हैं। ड्रिप जो अमेरिका और इंग्लैंड यूज कर रहा है वही हम कर रहे हैं ड्रिप। बीज भी हम कारगिल मोन्सेंटो के यूज कर रहे हैं, जो वो यूज कर रहे हैं। जब बीज वही है, सिंचाई वही है और खाद वही है और मेहनत हम उससे ज़्यादा कर रहे हैं, धरती फर्टाइल है, तो एवरेज प्रोडक्शन जो अमेरिका का है उससे हमारा एवरेज प्रोडक्शन 30-40% कम क्यों है? इसीलिए कम है क्योंकि बीमारियों से लड़ने का तरीका उनका जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वाला है कि एक ही दिन में पूरा इरिटेट के पूरे गांव का या पूरी ज़मीन को एक साथ डाल दीजिए ताकि कहीं से भी बीमारी ना आए। हमारे यहाँ बीमारी आती है, 20% टैक्स लेके जाती है, हम दवाई भी छिड़कते हैं, सब करते हैं, लेकिन 20% लॉस होता है। तो ये जो हेलीकॉप्टर की अवधारणा है, लोग कई बार सोचते हैं कि भाई ये इट इज़ नॉट ए शो ऑफ, नहीं तो वो जो हेलीकॉप्टर डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने लिया है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए है, खेती के लिए लिया है? अंकित जी, एक चीज़ बताऊँ, अगले साल मतलब मेरा मानना है आने वाले 5 सालों में बहुत सारे किसान एकजुट होके हेलीकॉप्टर या बड़ा ड्रोन या हवाई जहाज खरीदेंगे जिससे बीमारियों को एक साथ मिलकर नियंत्रित करें और 20% प्रोडक्शन बढ़ाएं। अब आपका सवाल कि राजाराम जी ने हेलीकॉप्टर जो लिया, तो 2 चीज़ें थी। एक तो जो मैं यूरोपियन अमेरिकन खेती का अध्ययन किया, उसमें मैंने इसकी उपयोगिता पाई कि भाई अगर एक पूरा गांव जो 2000 एकड़ पे खेती कर रहा है, 3000 पे, अगर वो हेलीकॉप्टर ले लेता है, ठीक है, छिड़काव के लिए, बगल का जो गांव है वो मैनुअल करता है, हाथ से छिड़काव करता है, तो मजदूरी अगर देख लेंगे आप तो गिरी हालत में 1 एकड़ में लगभग 1000 रुपये की या 500 से 700 रुपये की मजदूरी लगेगी, ठीक। और इस हिसाब से अगर टोटल कर लेंगे आप तो 2-3 हज़ार एकड़ में लगभग 20 लाख रुपया आपकी मजदूरी के आसपास लग जाएगा और साथ ही साथ 20-25 लाख की दवाई लग जाएगी, 50 लाख का खर्चा है। वही जब हेलीकॉप्टर में आप यूज करते हैं तो आप 20 लाख में खत्म होंगे, यानी 60% बचत है दवाई की जो डालेंगे और मजदूरी में भी, और एक ही दिन हो जाएगा, सब तरफ छिड़काव हो जाता है, तो उस पूरी तरह से उस बीमारी पे हमारा कब्जा हो जाता है, प्रोडक्शन भी 15 से 25% तक बढ़ जाता है। ये हमारा अनुभव था। तो ये पूरी तरह से एक मेरा मानना है गेम चेंजर है ये। और हाँ, उड़ने की इच्छा तो बचपन से हर एक में होती है। हम चिड़ियों को उड़ते देखते हैं तो मेरे मन में भी कल्पना रही कि कभी हम भी आकाश में उड़ें। तो इस किसी तरीके की कोई IT रेट वगैरह, क्योंकि किसान के पास इतना पैसा आना तो सरकार के दिमाग तो खटक जाता है, तमाम तरीके की जांच बैठाल देते हैं, तो ऐसा तो कुछ कभी नहीं हुआ? ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ कभी? देखिए, जब मैं शुरुआत में 2003-04 में जब इंडिया टुडे वगैरह में छपा, उन्हें बड़े
सफलताएं मिली खेती में। सफ़ेद मूसली की खेती कर रहा है। अब धान 22 रुपये 30 रुपये किलो है, सफ़ेद मूसली 1200 रुपये किलो रेट थी। इनकम जंप किया, बहुत सारे किसान तब नहीं उगाते थे, तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ। उस दिनों इनकम टैक्स में ये अवधारणा थी खेती में तो कोई कमा ही नहीं सकता, जिस सेक्टर में लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई कैसे उस समय टाटा सफारी और इस तरह की गाड़ियों में किसान कैसे चल सकता है। तो इनकम टैक्स वाले आए और जैसे कि वो प्रायः सोचते हैं कि भाई खेती से तो इनकम हो ही नहीं सकता, कहीं और से पैसा आ रहा है, कहीं और से आ रहा है। तो उन्होंने जांच बिठाई, फिर इनकम टैक्स ने घूस भी मांगी अधिकारियों में। वहाँ इनकम टैक्स वाले, मेरा मानना है पैसे वालों की पुलिस है, तो उन्होंने बड़ी जांच वाँच करी और घूस हमने दिया नहीं। हमें तय करना था कि या तो हफ्ता बांधे हम या लड़ें इनसे, तो हमने लड़ना उचित समझा। तो ये शैतान जैसे बोलते हैं ना, शैतान मार नहीं सकता लेकिन परेशान तो करता है। तो 8-10 साल तक इन्होंने खाते सीज कर दिए, खेती नहीं करने दी। ऊपर से मूसली ने भी दगा दे दिया, जो 1200 रुपये किलो बिकती थी। जब हमने सबसे बड़े एरिया में बैंक से लोन लेके करोड़ों रुपए, 1,56,00,000 रुपया हमने 2001 में लोन लिया था स्टेट बैंक की ADB ब्रांच से। और उस समय जो 1200 रुपये वाली मूसली थी, हर कोई मूसली लगाओ अभियान चालू हुआ और मूसली का रेट गिर के 400 रुपया हो गया। तो मेरी ज़मीनें पूरी नीलामी पे लग गई। राजा राम डिफाल्टर किसान, 1 साल पहले सबसे बड़े किसान, रिचेस्ट फार्मर, और दूसरे साल डिफाल्टर किसान। ये तो उनके घर भी नीलामी, घर पे भी नीलामी के पोस्टर चिपक गए। इसलिए नहीं कि राजा राम असफल किसान थे, उन्होंने उत्पादन नहीं किया, क्योंकि बाजार ने रेट गिरा दिया। और जब बैंक को साथ देना था, बैंक ने साथ नहीं दिया। हम कहते थे 6 महीने रुक जाइए, रेट फिर उठेगा। बैंक बोलता है नहीं, जून में आप NPA हो जाएंगे, हम तो नीलाम करेंगे। तो बहरहाल किसी तरह से कुचक से निकले हम। फाइनली हमने पूरा पैसा पटाया और ये भी रहा कि फिर उन्हीं बैंकों ने नई शाखा का उद्घाटन भी मुझसे करवाया। अरे वाह। तो ये उतार चढ़ाव किसानी में होता है। मैं बोलता हूँ किसान से बड़ा कोई जुआरी नहीं, क्योंकि ICR के जो DG हैं उनको भी अगर 10 एकड़ ज़मीन दे दो और कहिए कि सर आप इससे अपना परिवार पालिए, तो बड़ा कठिन है। दूसरी बात, वो भी दावा नहीं कर सकते कि जो बीज जो खेत में बोए हैं वो उगेगा ही, और उगेगा तो प्रोडक्शन होगा ही, और प्रोडक्शन होगा भी तो वो रेट मिलेगा ही। तो 3 अनिश्चितता का खेती है। इन तीनों को अगर पार पाए तो पैसा कमाए आदमी। तो हमने इसके लिए शॉर्ट सिस्टम चालू किया। चूँकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ और बैंकर भी रहा हूँ, और मैंने बाजार व्यवस्था को भी समझा। तो राजा राम एक कुशल किसान होने के कारण केवल सफल नहीं हुए, राजा राम मार्केटिंग को समझे, वित्तीय अनुशासन को समझे, इसीलिए शासन मतलब प्रॉफिट कमाए। और फिर इनकम टैक्स को भी समझ में आया 10 साल बाद, जब फैसले आए। उन्होंने केस पे केस डाला, करीब 20-22 केस मेरे ऊपर डाले। हमने सब पे लड़े। हमने देश का सर्वश्रेष्ठ वकील पकड़ा जो 2 लाख रुपए पर सिटिंग के लेते थे, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी और वर्डिक्ट आया कि भाई जिस लेवल पे इनकम टैक्स ने जिस तरह से इनको ट्रीट किया है यह गलत है। 22 केस में 1 रुपया फाइन नहीं है, और ये किसान चाहे तो इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जब ये वर्डिक्ट आया तो एक पुल बना जिससे दूसरे लोग भी पार करने लगे। फिर समाचार पत्रों ने भी छापा किसान की पसीने की जीत। तो हमने कई लेवल पे संघर्ष किया। जब एक समय आया जैसे हर्बल की खेती कर रहे हैं, मसाले की खेती कर रहे हैं, बिजली विभाग को समझ में आया तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। इन्होंने कहा ये कमर्शियल खेती है, आप इंडस्ट्री वाला बिल दीजिए। बाकी सबको 2 रुपया 1 रुपया यूनिट पे मिल रहा है, किसान को बिजली फ्री है, हमको 7 रुपया यूनिट लगा दिया। फिर गए, केस लड़ा, लंबी लड़ाई हुई, जीते। उन्होंने सारे हमारे ट्यूबवेल काट दिए थे, फसलें बर्बाद हुई, लेकिन जब जीते तो सारे किसानों के लिए रास्ता खुल गया, एक रास्ता बना। तो मेरा मानना है कि जब आप कोई शुरुआत करते हैं तो शुरू में आपको परेशानियां तो आती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर लगन हो, जुटे रहो, लक्ष्य स्पष्ट हो, आपका फोकस्ड है, तो सरकार भी आपका साथ देती है। कालांतर में सरकारों ने पीठ भी मेरी थपथपाई, अवार्ड भी दिया, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बाद में समझ में आया, तो उसके बाद से कभी उन्होंने परेशान नहीं किया। ऐसा नहीं कि सभी बुरे लोग रहते हैं। इनकम टैक्स में कई अधिकारी मुझे बहुत अच्छे मिले। उन्होंने कहा कि आप अपने लेखा बही पुस्तकों को सही रखिए जी, कोई परेशान नहीं करेगा। इससे पहले हमारे दिमाग में था कि इनकम टैक्स में तो फ्री है, तो काहे का हिसाब किताब, हम तो 1 नंबर की खेती करते हैं, कोई भी आए देख ले, खेत पे देख ले। लेकिन दिक्कत यह है कि
कोई इनकम टैक्स अधिकारी कभी खेत पे आए ही नहीं। वो सब राजधानी में बैठ के उन्होंने लिख दिया कि नहीं, ये एग्रीकल्चर नहीं हो रही है। यही तो मैंने दिखाया कोर्ट में कि सर मेरे खेत पे राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब आए, खेती को देखा, वीडियो है। मैं जब 1,58,00,000 लोन लिया हूँ तो बैंक ने एक अधिकारी को मेरे खेत पे बिठा दिया था, और रोज लिखता था इतना % जर्मिनेशन हुआ, इतना खुदाई हुई, इतना है, सारे रिकॉर्ड थे। तो मैंने यही कहा कि सर बैंक कर्जा देने वाला खड़ा है, कितना उत्पादन हुआ वो उसकी वीडियो है, सब है, सारे लोग खेत पे आके देखे हैं, और आप लोग एक बार भी खेत आए ही नहीं, और आपने ऑफिस में बैठ के लिख दिया खेती नहीं हो रही। जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एग्री बिजनेस, आजकल एग्रो टूरिज्म की काफ़ी बात हो रही है। लोग जा रहे हैं शहरों में जिनके पास 5-5 बीघे 10-10 बीघे के फार्म हैं, लोग एग्रो टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, परमाकल्चर, इन सबको बहुत आजकल लोग ट्रेंड में आ रहे हैं। क्या वाकई में इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, या केवल ये कुछ ही वर्षों का, जैसे मार्केट में कोई भी चीज़ आती है तो कुछ वर्षों के लिए आती है, चाहे जैसे आपने मूसली की बात करी, फिर बाद में उसका रेट डाउन हुआ, तो क्या अभी ये क्रेज़ है लोगों में और आने वाले समय में ये क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा या ये लॉन्ग टर्म में चलेगा? इसके बारे में कुछ बताइए। अंकित जी, ये ट्रेड अच्छे हैं, इनका स्वागत है, एग्रो टूरिज्म भी होना चाहिए, और खेती से संबद्ध करीब 30-35 इकाइयाँ हैं, जैसे मोती भी उगा रहे हैं, एलगी भी उगा सकते हैं, मछली पालन भी है, बहुत सारे खेती, मतलब केवल ये नहीं कि धान गेहूँ उगाना ही खेती है, मसाला उगाना, फल उगाना, बहुत सारे सेक्टर हैं। और आज नया सेक्टर है जो हर्बल, हम बोलते हैं हर्बल छोड़ो, बोटेनिकल, मतलब पूरी की पूरी दवाई वाला सेक्टर जो है, पेड़ पौधों के एक्सट्रैक्ट से बनने वाली दवाइयाँ पे जा रहा है, क्योंकि केमिकल वाली दवाइयाँ कोरोना में कभी काम नहीं की। कॉस्मेटिक्स में भी काफ़ी प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये सिद्ध हुआ कि ये जो शरीर है हमारा केमिकल को डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं है। तो ये बोटेनिकल की ओर सारे के सारे लोग, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी भी जा रही है, तो जो कि खेतों में ही उगेगा, सारे मेडिसिनल प्लांट खेतों में उगेंगे। तो सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि फार्मा। देखिए सबसे बड़ा पैसा किस सेक्टर में है दुनिया में? आर्म्स में। बिल्कुल, आप समझ रहे हो, 1.5 किलो लोहा, थोड़ा सा कोबाल्ट निकल मिला के जब AK-47 बनता है तो 7 लाख का बिकता है। कॉस्ट उसकी क्या है? 50-60 रुपये का लोहा है, कुछ स्प्रिंग्स है, थोड़ा सा कोबाल्ट निकल, यानी टोटल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 150 रुपये से ऊपर, 200 का नहीं है। काम बड़ा खतरनाक है उसका। हाँ, तो तोपे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में उथल पुथल देखते हैं आर्म्स पीके, इसलिए ये सब होता है। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है फार्मेसी का। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है? दवाइयों पे, क्योंकि ये एक सेक्टर है जिसमें मंदी बहुत कम आती है, आदमी बीमार होता ही है। और ये जो सबसे बड़ा सेक्टर है इसमें भारत के लिए बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि वो केमिकल से शिफ्ट कर रहा है बोटेनिकल पे, और भारत के पास 4,500 से ज़्यादा औषधि पौधे हैं, 16 क्लाइमेटिक जोन है, यानी पूरे विश्व के जड़ी बूटी को देने का, पूरी फार्मेसी उद्योग का रॉ मटेरियल हम तैयार कर सकते हैं। तो ये जो छोटे किसान भारत में है ना, 84% 4 एकड़ कम वाले, उनके लिए बड़ी संभावना है। अब एग्रो टूरिज्म ले आओ, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक गांव में जैसे राजाराम जी ने एग्रो टूरिज्म खोल दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा गांव एग्रो टूरिज्म में डाल दे और पूरे लोग चले? वो गांव में एक ही तो चलेगा, एक रिसोर्ट चलेगा, 2 चलेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा समाधान नहीं है कि पूरी खेती इससे पलट जाएगी। हमको फोकस करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी का कितना महत्व है। यस, एग्रो टूरिज्म अच्छी चीज़ है, और शहर के लोगों को जाके खेती को समझना चाहिए, कितनी मुश्किल से होती है, कितनी मेहनत लगती है, तो उससे खेती के उत्पाद के प्रति सम्मान बढ़ेगा, किसान के प्रति सम्मान बढ़ेगा, ये ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें कि इससे किसानों की दशा सुधर जाएगी, तो एक गांव में एक आदमी की दशा सुधरेगी। जैसे मैं कहता हूँ, अकेले राजाराम से इस देश का भला नहीं होगा। राजाराम हर ब्लॉक में, हर गाँव में 10-10, 20-20 होने चाहिए। प्रदेश में या देश में 1-2 होने से काम नहीं चलेगा। जी, आपके दिमाग में कोई ऐसा मॉडल, जैसे आजकल हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल देखते हैं, पूसा में जब हम जाते हैं दिल्ली में तो दिखाते हैं कि उसमें पशुपालन भी हो रहा है, उसमें तालाब भी है, उसके अंदर खेती भी हो रही है और उसमें हॉर्टिकल्चर भी हो रहा है। तो आपके दिमाग में कोई ऐसा मॉडल है कि मिनिमम इतने एकड़ से किसान अगर शुरू करे और इस मॉडल पे काम करे, तो जैसे आजकल डबल इनकम की बात चलती है, लखपति किसान या लखपति दीदी की बात चलती है, तो कोई राजाराम त्रिपाठी जी के दिमाग में कोई ऐसा मॉडल है जिससे किसान वाकई में लखपति और करोड़पति हो सकता है? देखिए, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उतने साधन हर किसान के पास नहीं। किसान के पास अगले सीजन का बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं। आंकड़े गवाह हैं कि कोऑपरेटिव बैंक से 90% किसान ऋणी हैं। हर साल खाद, बीज, दवाई कर्जे पे लेता है और खेती करता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए तो शुरू में आपको एक तालाब चाहिए, ठीक है, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कम से कम
4 एकड़ में करने के लिए कम से कम 50-60 लाख रुपए से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब जैसे आप इंटरप्रेनर हैं अंकित जी, कुछ करना चाहते हैं तो आप 5 एकड़ ज़मीन खरीदिए, तो भारत में कहीं भी जाइएगा तो 10 लाख रुपए से नीचे एकड़ आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। 50 लाख ज़मीन के लिए आपको चाहिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8-10 लाख रुपए चाहिए, बिजली चाहिए, फेंसिंग चाहिए, वहाँ पे एक ट्रैक्टर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। तो खेती में काफ़ी मतलब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और हमारे देश में उल्टी धारा चली, हम जीरो बजट में खेती करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया खेती में इन्वेस्ट करने में लगी है और आप जीरो बजट ढूंढ रहे हो कि बिना खेती में लागत की पैदावार हो जाए। और वो इसलिए कि भैया किसान मांगता है एमएसपी का फार्मूला स्वामीनाथन का है कि जितनी लागत हो 50% उसमें फ़ायदा जोड़ा जाए। तो अब जीरो बजट इसलिए लेके आए कि कहते हो साहब खेती तो आपकी जीरो बजट है, कोई लागत है ही नहीं, तो जो भी मिल रहा है सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है आपको। ये तो बड़ा झोल है। तो मेरा मानना है कि इस तरह से खेती में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। और छोटा किसान जो है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग बहुत अच्छी अवधारणा है, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या तो सरकारी मदद मिले या बैंक आगे आए, ताकि एक प्रॉपर सही मायने में कि भाई 12 महीना हमको पानी चाहिए। अगर हम मछली पालन कर रहे हैं, पानी का रिसोर्स चाहिए, ग्राउंड वाटर खत्म होते जा रहा है, नीचे होते चले जा रहा है, ठीक है। आप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तालाब खोदिए, करिए, उसमें भी खर्चा है। तो एक तो वित्तीय मदद चाहिए, दूसरी कम से कम खर्चे पे अगर जाना है तो मैं कहता हूँ पेड़ लगाओ। पहले खेती का अवधारणा क्या थी? जंगल को काटो। एग्रेरियल सोसाइटी जब शुरू हुई, विश्व में खेती चालू हुई, तो जंगलों को काटो, समतल करो और खेती करो। अब मैं कहता हूँ जेट टू ए, उल्टी इंजीनियरिंग है। पहले पेड़ लगाओ फिर खेती करो। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के तहत अब छाया में ही खेती हो पाएगी। तो या तो पॉली हाउस बना लो आप। पॉली हाउस का 1 एकड़ का लागत 40 लाख रुपए है। वो 40 लाख रुपए भी नहीं मिलने वाले, हर किसान के बस का ही नहीं। और 40 लाख डाल भी दे, उसमें 20 लाख गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे दे, तो 20 लाख रुपया 1 एकड़ में, 1 एकड़ के पॉली हाउस 20 लाख को वापस पटाना, वर्षों निकल जाएंगे, उसकी पॉलिथीन टूट जाएगी, स्ट्रक्चर उड़ जाएगा आंधी में। ज़्यादातर मैंने देखा कि ज़मीनें नीलामी पे आ जाती हैं। या तो 2 धंधे हो, आप सोने चांदी की दुकान हो और पॉली हाउस बना लो, तो वो पैसा आप घुमा रहे हैं उधर का उधर, तो चलेगा। या फिर आपके पास एक्सपोर्ट का कोई ऐसा पालक उगा रहे हो जो इटली में 400-700 रुपये किलो बिक रहा है, तब आप लगा लीजिए। या नर्सरी का आपका कोई बिजनेस हो, तब लगा लीजिए। लेकिन आम किसान की आप बात करें तो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, क्योंकि जो खुले में जो शिमला मिर्च लगा रहा है और 20 रुपये किलो बेच रहा है, तो आप पॉली हाउस में उगाओगे तो 25 रुपया से ज़्यादा क्या ही मिलेगा। या आप बोलो कि मैं पॉली हाउस में उगाया हूँ, कोई ज़्यादा कीमत तो देगा नहीं। तो उसका तोड़ क्या है? गर्मी बढ़ते जा रही है, ये सबको पता है। तो मैंने एक मॉडल तैयार किया कि पेड़ लगा लो। तो उससे सबसे बड़ी ज़रूरत है खाद की, कि अगर आप जैविक खेती की बात कर रहे हो तो उतनी गोबर की खाद आएगी कहाँ से? गांव में जानवर है ही नहीं, ट्रैक्टर ने जानवर रिप्लेस कर दिया। तो ये पेड़ ऐसे लगाओ जिसकी पत्तियाँ बेहतरीन खाद दें। पेड़ ऐसे लगाओ जो नाइट्रोजन भी फिक्सेशन करे, यूरिया की जरूरत पूरी करे। जैसे तो मोरिंगा हो गया आपका। हाँ, बहुत सारे पौधे हैं। हमने उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन देने वाला पौधा वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलियन टीक चुना, जो कि अकेसिया फैमिली का है। अकेसिया ही क्यों? अकेसिया मतलब बबूल। तो बबूल कहीं जैसलमेर भी हो जाता है जहाँ रेगिस्तान है, और केरल में जहाँ वाटर लॉगिंग है, पानी भरा है, देसी वहाँ बबूल भी हो जाता है। तो बबूल से तैयार की गई एक वैरायटी है जो नाइट्रोजन भी फिक्सेशन करती है। साल भर 6 टन, 1 एकड़ में 6 टन हरी खाद बना देती है। तो खाद की पूर्ति हो गई, नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई, छाया भी मिल गई, और इसका लागत लगभग 1.5-2 लाख रुपया है। और ये 8-10 साल में जहाँ पॉली हाउस 20 लाख रुपया वाला कबाड़ हो गया, वहाँ ये हमको 1.5-2 करोड़ की लकड़ी भी दे देता है। और इसकी जो ब्रांचेस हैं, जो बहुत ज़रूरत है आजकल, जैसे पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, वैसी इंडस्ट्री को कहा गया है कि बायोमास 10% आप यूज करिए, ब्रिकेट्स, लकड़ी या बायोफ्यूल चल गया आजकल, पैलेट्स बन रही हैं उसकी। तो ये जो पेड़ है इसकी ब्रांचों को हर 3-4 महीने में काट के आप बायोफ्यूल में दे दीजिए। तो मेरा मानना है छोटे किसानों के लिए इस तरह के मॉडल अब जरूरी हैं, जिसमें 100% उसको प्रॉफिट होगा। ये 1 एकड़ में लगभग 1.5-2 करोड़ की लकड़ी 8-10 साल में वो निकाल लेता है, यानी साल का 8-10 लाख रुपया। सुनने में यकीन नहीं आएगा, तो मैं लोगों को कहता हूँ आओ और हमारे खेतों पे देखो कि कैसे ये हो रहा है। सीइंग इज द बिलीविंग। आँख और कान, ये दो के बीच में 4 इंच की दूरी है, लेकिन ये 4 इंच के बीच अनर्थ हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ खेती को देखें, जरूर देखें और समझें, उसके बाद करें, केवल सुनी सुनाई बात पे ना करें, जो कि आजकल ज़्यादातर आप
हो रहा है। आप गांव में तो बहुत डराते हैं। मैंने खुद अभी गांव में जाना स्टार्ट किया है, एक छोटा सा फार्म हाउस डेवलप कर रहा हूँ। तो किसान और अक्सर अपने घर के ही लोग, जो चाचा ताऊ जी के बेटे हैं, वो कहते हैं भैया क्यों आ गए आप लोग, शहर में ही बढ़िया थे, यहाँ क्यों आ रहे हो, यहाँ तो हम ही बहुत हैं। और अक्सर वो डराने वाली बात करेंगे, इसमें तो कुछ होगा नहीं, हम ही कर रहे हैं, इतने वर्षों से कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो धारणा है ये भी चेंज होनी चाहिए। आपने इतने विदेशों में आप गए, इतने देशों में आपने भ्रमण किया, कोई ऐसा गुरु मंत्र दें हमारे देश के युवाओं को, क्योंकि हम गाँव में भी देखते हैं तो युवा बहुत कम दिखते हैं, ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग लोग ही हैं, और आप भी इस समस्या के बारे में बात कर रहे थे अभी। तो कोई ऐसा गुरु मंत्र जो आप देना चाहें? बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं आजकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी जो है, अगर कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपने इतना कुछ किया है, इतने वर्षों का जो अनुभव लिया है, तो कुछ रियल फैक्ट्स के साथ अगर शॉर्ट में आप बताना चाहें कि क्या कमी है और कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। देखिए, मेरा मानना है कि केवल जो सोशल मीडिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं जिस तरह से आती हैं सफलता की, आंख बंद के यकीन मत करिए। कोई केवल लाइक और शेयर के लिए इस तरह की स्टोरी डाल रहा है, किसी को अपने पेड़ पौधे बेचने हैं, बीज बेचना है, इसलिए बढ़ा चढ़ा के कह रहा है। खेती को खेतों में जाके समझो। और दूसरी चीज़, सफलता का मूल मंत्र ये है कि आप कॉपी कैट, जहाँ पे सफलता आपको दिख रही है सच में है, उसे कॉपी करें। और मार्केटिंग की व्यवस्था पहले करें। अकेला किसान मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकता। 30 साल का अनुभव है। तो हमने क्या किया, हमारा मॉडल ही ये है कि खेती हम अपने खेतों पे करते हैं, लेकिन मार्केटिंग मिल के करते हैं। क्योंकि जो ज़्यादा पैसा देने वाला है, जब कोई भी चीज़ है, गांव में मान लीजिए इमली है, इमली बस्तर के जंगल से निकलती है तो साप्ताहिक बाजार वाला खरीद लेता है 40 रुपये किलो, वो जिला के बड़े व्यापारी को देता है 45 रुपये में, जिला के बड़ा व्यापारी राजधानी के अपने से बड़े व्यापारी को देता है 55 रुपये किलो, फिर राजधानी रायपुर वाला जो भेजता है दिल्ली के सबसे बड़े आढ़तिये को, वो 60 रुपये में। तो 60 रुपये में जब यहाँ पहुँची तो इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर और इमली का पल्प बनाने वाला बड़ा कारखाना वाला, ये किससे खरीदता है? उस बड़े आढ़तिये से। क्यों? क्योंकि बल्क क्वांटिटी एंड होमोजेनस क्वालिटी, एक ही तरह का माल उद्योग को चाहिए, ये वैरायटी अलग अलग नहीं चाहिए, उसका इतना टाइम नहीं कि वो ग्रेडिंग करे, और बड़े तादाद में चाहिए। तो इसलिए उसके पास ये कोई नेटवर्क नहीं कि गांव-गांव शहर-शहर घूम-घूम के इकट्ठा करे, इसलिए बड़े आढ़तिये इसलिए लेता है। हमने 30 सालों में इस बात को समझा कि भाई अगर मैं सीधे उस बड़े आढ़तिया जिसको बेचता है उस तक पहुंच जाऊं, 40 देश घूम के जो इंपोर्ट कर रहा है यहाँ से माल या यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है उस तक पहुंच जाऊं, तो मुझे 60 रुपया का रेट नहीं तो 55 दे देगा। मैं उसे 55 ऑफर कर देता हूँ। बस्तर का किसान 30 रुपया में बस्तर में बेचने के बजाय इस एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को, कारखाने वाले को बोलता है सर 55 रुपया में हम देंगे। वो बोलता है हमको तो 10 टन चाहिए, 50 टन चाहिए। हम बोलते हैं हम सारे मिल के देंगे ना आपको, ठीक है। तो 30 का मुझे 55 वहाँ मिल जाता है, पहली चीज़, क्योंकि बीच की 3 शोषक कड़ियाँ जो हमारी थी वो हटा दी है मैंने। और उसको क्या चाहिए था, उसको 60 में मिलने का 55 में मिलेगा, तो बल्कि एंड प्रोड्यूस उपभोक्ता को और कम में मिलेगा, ठीक है। और हमको सीधा 60-70% हमेशा नहीं मिलता, 25% तो मिलेगा एक्स्ट्रा, 25% हमको मिल गया। और हम मार्केट कैसे करते हैं? टोटल ट्रांसपेरेंसी, चूँकि ग्रुप है, विश्वास के ऊपर है। तो जैसे राजा राम जी का मान लीजिए 10 टन है, विवेक का 5 टन है, अंकित का 3 टन है, एक लिस्ट गई, माल एक ही जगह जा रहा है, सबको मालूम है क्या भाव जा रहा है, बगल में खाता नंबर है, उनके खाते में सीधा पैसा चले गया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। राजा राम ट्रेडर नहीं है कि सबका खरीदेंगे और बेचेंगे, एक तंत्र है एक। हाँ, तो हमने इसे विकसित किया, 20 साल लगे, जिसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी रखी, ठीक है। इसलिए लोग बोलते हैं ना आपका टर्नओवर कितना है, 100 करोड़ 200 करोड़। मैं बोलता हूँ मेरा कोई टर्नओवर नहीं भाई, मैं तो जो उगाता हूँ वो मुझे मिलता है, और बाकी जो किसान उगा रहे हैं उनके खाते में जाता है। हाँ, हमने एक ईमानदार पारदर्शी मार्केटिंग की व्यवस्था की, हम एकजुट होकर बाजार का सामना किए, और बाजार को जो बल्क क्वांटिटी चाहिए और होमोजेनस क्वालिटी चाहिए, जो चाहिए वो दिया। बाजार की जो ज़रूरत है अगले साल की, वो हम इसी साल चर्चा कर लेते हैं, एडवांस मार्केटिंग टाई अप करके। पहले हम बाजार की व्यवस्था करते हैं, फिर खेती करते हैं, यही मूल मंत्र है। बाजार राजा है, उसे जो ज़रूरत है वो उगाइए, ये नहीं कि जो सब उगा रहे हैं उगाइए आप। और इसके लिए सीधे बाजार और किसान के बीच में जो अभी कई कड़ियाँ हैं, इन कड़ियों को हम कोशिश करते हैं या तो एलिमिनेट करें, या फिर उनको हम कहते हैं विन विन सिचुएशन हो कि किसान के लिए आप पैसे देने के लिए अब तैयार रहें।
आपको क्या लगता है जो प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, बाजार में ऐसे बहुत से उत्पाद हैं, बड़ी बड़ी कंपनी इसके अंदर एंटर कर चुकी हैं, किसान की जगह अब ये बड़े बड़े प्लेयर्स आने लगे हैं इसके अंदर, और वो लेबल लगा के कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, इसकी कॉस्ट ये है। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई में जो कॉस्ट ये लोग ले रहे हैं तो सही उत्पाद दे रहे हैं? क्या सच में कोई ऐसा पैमाना है जो आपकी मिट्टी को और आपके प्रोडक्ट को ये बता सके कि ये प्राकृतिक है या इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया गया? उस जाल को मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या केवल एक मिथ बाज़ार में क्रिएट कर दिया गया है कि एलिट क्लास के लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं वही A2 मिल्क पिएं और वही इस तरीके के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और इस तरीके के प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें? देखिए, ईमानदारी की बात तो ये है कि भारत में जैविक जो कहा जाता है वो प्रायः जैविक है नहीं, बहुत ग्रे मार्केट है ये। और हम जो नैतिक मूल्य होते हैं, गुणवत्ता के जो मापदंड है, उसको लेके बेहद कमज़ोर हैं और बेईमानी भी काफ़ी हद तक है। किसान भी जो ज़्यादातर कहता है मैं जैविक उगा रहा हूँ, जैविक होता नहीं है। ये तब समझ में आता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ रिजेक्ट होता है। अभी आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कल की ही बात है, जापान में आम जी, जापान ने हमारे आम पे प्रतिबंध लगाया, ठीक है, क्योंकि जापान की गुणवत्ता जापानी एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड्स ने फेल किया उसको। तो ऐसा नहीं कि गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्टिफिकेट बेचती हैं। मतलब जो गुणवत्ता का मापदंड होना चाहिए वो नहीं है। किसानों में भी जागरूकता की कमी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैविक खेती को हमने बाबाडम बना के रखा है। जैविक खेती का एक नाम ही नहीं है। कार्बनिक खेती, नैसर्गिक खेती, वैदिक खेती, नैसर्गिक अहिंसक खेती, जिसका जैसा मनाया उसका जीरो बजट खेती। कोई कहता है मतलब अंधों का हाथी है, कोई कहता है जिसने फूंड पकड़ लिया वो कहता है बस जैविक खेती केवल वर्मी कंपोस्ट है। दूसरा बोलता है नहीं, जैविक खेती गोमूत्र ही है। तीसरा पकड़ता है ना जी ना, इसमें तो बेसन लाओ, दही लाओ और गोबर का रस ले आओ, मंत्रोच्चारण करो और इसमें इसी से हो जाएगा। तो ये कोई भी गलत नहीं है। पहली चीज तो कहूँ, सूक्ष्म जीव वाली थ्योरी भी सही है, गोमूत्र भी चाहिए, गोबर भी चाहिए। सूक्ष्म जीव को बढ़ाने के लिए वो जो अमृत पानी है वो भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। किसी एक से नहीं होगा। जैसे आयुर्वेद कहते हैं तो खाली आयुर्वेद का मतलब योग नहीं है। एक ने पकड़ लिया योगा, खाली पेट घुमाए तो चलो भाई इससे हो गया ना। दवाइयाँ भी जरूरी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, जल चिकित्सा है, अष्टांग आयुर्वेद है, सारे अंग जरूरी है। तो हमारे यहाँ अवधारणाओं कभी नहीं है। वृक्ष आयुर्वेद, कृषिपाराशर में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी उपयोगी हैं, ठीक है। उन्होंने जैविक खेती के लिए बड़ी अवधारणा दी कि धरती को भी आराम की जरूरत है। और आज वैज्ञानिक कह रहा है, FAO का सर्वे है कि भारत की 65% खेती तकनीकी थकान की शिकार है। जितना आप 2 फसल 3 फसल एक करके आप उसे इतना परेशान कर डाले हो, तो आप ज़्यादा कृषि पाराशर में कहा गया है कि धरती को आराम देने की जरूरत है। बीच में 4 सालों में 1 साल उसे छोड़ दीजिए। यहाँ तो लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है, 3 फसल लेना चाह रहे हैं, फसल उसके अंदर पेस्टिसाइड्स और ये सब चीज़ें इतनी डाल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि गुणवत्ता नियंत्रण में किसानों को भी योगदान देना होगा। किसान को आज भी जैविक खेती पे भरोसा नहीं है, वो रात को जाके DAP यूरिया डाल आता है कि अरे होगा नहीं। उसको जैविक खेती पे भरोसा पैदा हो। और ये जो जितने हमारे बाबा लोग हैं, सब ने अपना अपना एक अलग अलग जैविक खेती के फार्मूले निकाले हैं। उनके अनुयायी उसी को मानते हैं, फलाने बाबा ने कह दिया, प्रोडक्ट्स निकाल दिए अपने अपने। हाँ, तो ये जो मेरा मानना है, हमको अंतर्राष्ट्रीय जो जैविक नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो करना चाहिए। क्यों? आखिरकार जाना तो आपको ग्लोबल मार्केट में है, बिल्कुल है, वहाँ जाना है। तो क्यों आपका आम रिजेक्ट हो रहा है? क्यों आप होलिस्टिक अप्रोच नहीं रखते? और क्यों आप अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर जांच की बिना किए क्यों भेजिए? आप पूरे एक राष्ट्र को शर्म देते हो। पूरे देश का सिर सब से नीचे झुकता है, पूरे देश के किसानों की बदनामी है। और ये कहीं न कहीं हमारी भी चूक है, मेरा मानना है। अगर जिन मापदंडों पे वो जांचते हैं, वो मापदंड हम भेजने के पहले यहाँ रख लेते तो आज ये स्थिति ना आती। आपका विज़न क्या कहता है? आप इतने देशों में घूमे हैं और जो भारत की अभी प्रेजेंट की स्थिति चल रही है, देश के प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से कहा कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना चाहिए, उससे पहले बीते वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आपका क्या मानना है कि क्या वाकई में हमारी जो स्थिति है, खासकर हमारी मिट्टी की, हमारे देश के किसान की और हमारे देश की, क्या खेती से अब बेहतर होने की दिशा में चल पड़ी है? क्योंकि आजकल AI का ज़माना आ गया है, ड्रोन हम लोग ले आए हैं,
बहुत सारी तकनीक पे काम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं अभी और वैक्यूम है, कहीं और अभी चूक है जो धरातल पर चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं? पहली चीज़ तो प्रधानमंत्री जी ने जो अभी कहा कि जैविक पे जाना है, ये आज से नहीं कह रहे हो। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने जैविक खेती पे काफ़ी काम करवाया जी। और वो समझते हैं, उन्होंने जो कहा कहीं से गलत नहीं है। भारत 2047 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे सहमति दे चुका है। 2045 तक हमें खेती को सस्टेनेबल मोड पे ले जाना है, यानी जैविक खेती पे ले जाना है हमको, तो करना ही होगा। लेकिन वर्तमान दशा यह है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, चीन को पीछे पछाड़ दिए। इतने बड़े देश को पेट भरना साधारण बात नहीं है। और खेती मैं बार बार कह रहा हूँ कि रासायनिक खाद और दवाई ज़्यादा डालने के कारण उत्पादक क्षमता घटती जा रही है। तो आने वाला दिन बड़ा संकट में। मैं कहता हूँ भारत की खेती आईसीयू में है। पहले तो स्वीकार करो, पहले मानो कि संकट है और फिर सही इलाज करो। सिर दर्द है तो घुटने में बाम हम लगा रहे हैं ना, हमें कारण का निदान करना होगा और उसकी व्यापक तैयारी करनी पड़ेगी जी। कि जैविक खेती की बात तो हम बहुत करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जब बजट का टाइम आता है तो किसान को जीरो बजट का झुंझुना और पूरा पैसा उठा के केमिकल वाले को सब्सिडी देते हैं। 50,000 करोड़ यूरिया को दे दिया, 2,000 करोड़ के आसपास हम रासायनिक खाद को दे देते हैं। और यहाँ बड़ी बात यह है अंकित जी कि 67% डीएपी इंडिया इंपोर्ट करता है हर साल। यानी ये जो इतना बजट है, सब्सिडी भी और किसान का पैसा भी, और सरकार जो सब्सिडी देती है, सरकार बहुत सब्सिडी दे रही है किसान को। ये पूरा पैसा देश से बाहर जा रहा है क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो ना। यूरिया भी 35% इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको विकल्प तैयार करना चाहिए। जैसे मैंने एक विकल्प दिया कि नाइट्रोजन भी फिक्सेशन करता है राजा राम त्रिपाठी का मॉडल, नेचुरल ग्रीन हाउस का मॉडल, और पैसा भी बनाता है, और हरी खाद भी दे रहा है और पैसे भी बना रहा है और लकड़ी भी तैयार करता है। वो लकड़ी जो भारत टिम्बर एंड नॉन टिम्बर वुड 40,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहा है। जी। कुछ ऐसी फसलें बता दीजिए हमारे देश के किसान को जिसको वो अपने खेतों में लगाए और मुनाफा कमाए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस बहुत ट्रेंड होती हैं और जब डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी ऐसी फसलों के बारे में देश के किसान को बताएंगे और तो उसमें विश्वसनीयता ज़्यादा रहेगी। कुछ ऐसी फसलें जो अभी प्रेजेंट में और आने वाले समय में जिस पे आपका रिसर्च चल रहा है कि ये मार्केट उठने वाला है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो खेती का भविष्य ज़बरदस्त उज्ज्वल है। आने वाले वक्त में खेती ही इकलौता ऐसा साधन है जो भारत के, आप जानते हैं भारत सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। ये 25 करोड़ युवाओं को अगर कोई रोजगार दे सकता है तो खेती ही। कोई बड़ा से बड़ा उद्योगपति बड़े से बड़े कारखाने डालेगा 10,000, 20,000, 50,000। ये 25 करोड़ों को रोजगार एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब मिलके देंगी। ठीक है, तो खेती में ही संभावनाएं है पहली चीज़। दूसरी चीज़, कौन सी फसल उगाएं वो समय समय पे बदलेंगी बाजार की डिमांड के अनुसार। जैसे आज की बात करूं तो आज मेडिसिनल प्लांट पूरी दुनिया को चाहिए, मसाले पूरी दुनिया को चाहिए क्योंकि हमें इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। सुपर फूड की तरफ दुनिया भाग रही है। आपके जो मिलेट्स हैं, कोदो, कुटकी, रागी, कुल्थी, मूंग, ये सब चीज़ें सुपर फूड में आ गई। कटहल, स्टीविया, सफ़ेद मूसली, चिया बीज, इनका मार्केट बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ों की ग्लोबल डिमांड है। तो इसको किसान बड़े लेवल पे उगाए या छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं? छोटे लेवल पे उगाइए, मिल के मार्केट करिए। जी, मैं कहता हूँ एफपीओ टेपीओ कहीं कुछ नहीं, आप खुद मार्केट करिए। जिसके हाथ में पैसा जाता है वो आपको आपका शेयर नहीं देता, चाहे एफपीओ हो, चाहे पीपीओ हो, टीपीओ हो, सब अपना मार्जिन खुद रख लेता है। हर वो बिल्ली जो दो बंदरों की लड़ाई में क्या बोलते हैं, दो बिल्लियों की लड़ाई में जो बंदर बंटवारा करता है, बंदर बांट, वो बिल्लियों की रोटी खा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा मानना है कि जो जिसके हाथ में मार्केटिंग रहती है वो किसान को पैसे देता नहीं। मार्केटिंग अपने हाथ में लो, मिल के करो, और अकेले नहीं कर पाओगे कि बाजार संगठित है, किसान अकेला है। बाजार में जाना है तो जो बाजार के हथियार हैं, बाजार के जो टूल्स हैं, उसका उपयोग करिए। जैसे राजा राम त्रिपाठी ने किया, मादन हर्बल समूह ने मिलकर किया और आज खड़ा है। अमूल ने भी किया, सहकारिता समिति, अमूल ने भी किया मिलके। तो अमूल का एक अलग सेगमेंट है, लेकिन लगभग वही अलग सेगमेंट पे हमने किया। हम प्रोसेसिंग में नहीं गए, प्राइमरी प्रोसेसिंग पे हम हैं, लेकिन हम एकजुट होकर मार्केट पे गए।
और पेरिशेबल आइटम में डील नहीं किया। तो हर किसान को कहता हूँ, खाद आप अनाज उगाइए, तिलहन उगाइए, दलहन उगाइए, अपने खाने के लिए उगाइए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, देश के लिए। लेकिन जब बाज़ार में बेच के आपको बच्चे को पढ़ाना है तो उन फसलों को उगाइए जो हाई वैल्यू भी है, जिसकी ग्लोबल डिमांड भी है। भारत को एग्रीकल्चर के ग्लोबल मार्केट में अपनी धमक बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमने WTO पे साइन कर दिया है। सारे विदेशी ब्रांड हर शॉपिंग मॉल में भरे पड़े हैं। आपका बेटा नाइक की सूट, रिबॉक की सूट पहनता है, फॉरेन के ब्रांड के चश्मे से लेके कपड़े से सब विदेशी। नाश्ता भी KFC में करता है, मैकडोनाल्ड में करते हैं बच्चे युवा। तो ये सारा पैसा देश से बाहर जा रहा है, इसे आप रोक भी नहीं सकते। WTO में साइन किया है तो आप क्या करें? आपका जो कोर एरिया है, आप जिस क्षेत्र में मजबूत हैं, वो क्या है? मसाले, जड़ी बूटियाँ, हर्बल, जेगरी, शहद, बहुत कुछ, सुगंधित पौधे, बड़ी रेंज है जो केवल आप ही उगा सकते हो। वहाँ बर्फ पड़ती है, नहीं उगा सकते। आप उगाइए और लाठी लेके उनके मार्केट में गाड़िए आप अपने प्रोडक्ट को लेके। दाम आप तय करिए, मोनोपोलाइज करिए, आप दाम आप तय करिए, पैसे देने को तैयार हैं डॉलर यूरो में। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इतने वर्षों का आपका अनुभव है एज अ किसान और एज अ बिजनेसमैन की अगर हम बात करें, तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में देश के किसानों के लिए, चाहे वो एक्सपोर्ट की चीज़ें हों, एक्सपोर्ट पे जो कानून है या नियम है, या फिर देश के अंदर जो किसान फेस करते हैं सरकारी तंत्र की जो योजनाएं होती हैं या जो पूरी पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें किस तरीके की ढिलाई दी जाए या किस तरीके की चेंजेस दिए जाएं? अगर देश के प्रधानमंत्री या देश के कृषि मंत्री या कोई भी ऐसे पॉलिसी मेकर आपकी बात सुन रहा हो, तो क्या ऐसे बदलाव की आप मांग करते हैं कि और बेहतर बनाई जा सकें? अंकित जी, हर सरकार चाहती है किसानों की दशा बेहतर हो, और अपने अपने स्तर पे हर सरकार प्रयास भी करती है। लेकिन कुएं में भांग वहाँ घुलती है जब किसानों के लिए नीतियाँ बनती हैं, और या तो बड़े अधिकारी बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, और कुछ साइंटिस्ट बैठते हैं। ना साइंटिस्ट ने कभी कमर्शियल लेवल पे खेती की है, और ना वैज्ञानिक ने, ना अधिकारियों ने किया हुआ है। ग्रास रूट लेवल का थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहता है, लेकिन जिसके लिए आप नीति बना रहे हो उसकी सहभागिता नहीं होती, तो उस नीति का फायदा उस तक नहीं पहुंच पाता। ये 70 साल में यही हुआ है। तो किसानों के लिए जब नीतियां बने, जैसे आप व्यापारियों के लिए जब नीति बनाते हो तो CAI, एसोचैम, चैम्बर सबको बिठाते हो और उससे पूछते हो बताओ आका हम क्या करें। चाय पे बुलाते हैं मंत्री जी, किसानों को कभी बुला के कभी किसानों के लिए नीति बनती है तो सुना है आपने कि किसानों से राय ले? तो मेरा मानना है 70% जनता सीधे या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से जुड़ी है, और 100% जनता का नाश्ता, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर खेती से जुड़ा है, और करीब 65% उद्योग खेती के से जुड़े हैं। खेती में ही उत्पादन होगा तभी वहाँ तक पहुँचेगा। आप सुनते हैं ना, बाज़ार में चर्चा होती है इस साल कैसा है बाज़ार, तो दुकानदार बोलता है नहीं नहीं फसल इस साल अच्छी नहीं आई, बड़ा मंदा है। तो हाथी के पाँव में सबका पाँव खेती पे। तो जिससे सब कुछ चलना है, जो आपका डेवलपमेंट का मेन इंजन है, मेरा मानना है। अब जो ये मेरा मानना है आज भी जो GDP में आप बताते हो 18% योगदान है, ये बहुत गलत कैलकुलेशन है। मेरा मानना है ये जब इंडस्ट्री को भी तो आप ही कर रहे हो, इंडस्ट्री इसी पे डिपेंड है, उसका प्रोडक्शन भी इसी पे डिपेंड है। 70% भाई शक्कर उद्योग ले लीजिए, कपड़ा उद्योग ले लीजिए, कपास नहीं होगा तो कहाँ होगा, सब कुछ देख लीजिए, चाय पत्ती तैयार हो रही, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स जितनी हैं, तो उद्योग में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान। तो GDP की सही आकलन किया जाए तो आज भी सबसे ज़्यादा योगदान रोजगार के जरिए और व्यापार के जरिए, उद्योग के जरिए और उत्पादन के जरिए कृषि का है। तो उस किसान को जो सेंटर में है, जो केंद्र में है देश की, उसको, उसके लिए जो नीति बनाई जाती है उसमें कोई सहभागिता नहीं रखते आप। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ऐसे कौन से मसाले उगाते हैं जिससे कि वो लखपति और करोड़पति बन गए? ऐसे हमारे दर्शकों को भी बताइए जिससे कि वो भी अपनी फसल की अच्छी पैदावार ले सकें और वो भी लखपति हो जाएं। देखिए, हम लोग मसाले में मुख्य रूप से हल्दी, काली मिर्च, अदरक, पिपली आदि उगाते हैं। हमारी प्रमुख फसलों में से आप कह सकते हैं काली मिर्च है। अब आप ये सवाल करेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ में काली मिर्च तो साउथ की फसल है। अब बेशक है, हजारों साल से काली मिर्च केवल 3-4 राज्यों में ही थी। पहली बार हम लोगों ने एक नई वैरायटी डेवलप की बस्तर में, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगातार उस वैरायटी पे हमने करीब 20-25 साल रिसर्च करके जब उसे
पंजीकृत करने के लिए भारत सरकार के पास भेजा 2016-17 में, तो हमने पाया कि ये वैरायटी लगभग 4 गुना ज़्यादा उत्पादन देती है। किसी भी फसल में 10% भी उत्पादन ज़्यादा हो जाए, 20%, तो बड़ी बात होती है, और डबल हो जाए तो चमत्कार है, और अगर 4 गुना उत्पादन हो जाए तो फिर यकीन कोई करेगा नहीं। तो सरकार ने भी यकीन नहीं किया। तो भारत सरकार के 2 रिसर्च सेंटर हैं जो मसाले पे 50 साल से काम कर रहे हैं, एक केरला में है और दूसरा कर्नाटका में। तो पहले सरकार ने 2 वैज्ञानिक भेजे, उन्होंने आके जांच किया, बोला हाँ सही में हो रहा है। तो सरकार ने दोनों जगह के संयुक्त दल बनाया और दोनों संयुक्त दल को भेजा। फिर उन्होंने एक लिखा जो रिसर्च जर्नल प्रकाशित किया कि भाई जो छत्तीसगढ़ में काली मिर्च उगाई जा रही है वो क्वालिटी में सुपीरियर है, जांच में पाया गया अब तक की जो काली मिर्च है, और उत्पादन 4 गुना तक दे रही है, 8 से 10 किलो तक दे रही है। और यह काली मिर्च भारत के 16-17 राज्यों में, खाली जहाँ रेगिस्तान हो वहाँ और जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ छोड़ के बाकी सब जगह उगाई जा सकती है। तो काली मिर्च को हम कहते हैं दक्षिण से आज़ाद किया। और MDPV मादंते फ्री काली मिर्च फोला, चूँकि 2016 में वो तैयार हुई थी, तो उसे 2024 में भारत सरकार ने मान्यता दी, रजिस्टर्ड किया। आज किसानों के लिए सबसे लाभकारी इसलिए है कि काली मिर्च की ग्लोबल डिमांड है, पूरे विश्व में इसकी डिमांड बनी हुई है। और आज से नहीं, हजारों साल से भारत गुलाम ही काली मिर्च के लिए हुआ था। जो हमारे यहाँ ढूंढते ढूंढते भारत पहुँचे थे, आपको ख्याल होगा वास्को डी गामा, वो काली मिर्च के लिए ही आए थे, और आज भी काली मिर्च की भारी डिमांड है। तो ये जो काली मिर्च है इसको दूसरे ढंग से समझें कि धान गेहूँ वगैरह में पैसा देने वाला पार्ट कितना होता है, 6 इंच का जो बाली है, बाकी तो पराली है। धान की बाली या गेहूँ की बाली वही पैसा दे रही है, पराली तो सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन काली मिर्च पे पैसा देने वाला भाग 50-60 फीट तक है, पूरे पेड़ पे चढ़ता है। यानी 1 एकड़ को आप 50 एकड़ बनाए, हवा में खेती कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियन टी के पेड़ों में हमने चढ़ा दिया, चमत्कार हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और नाइट्रोजन मिला काली मिर्च को। और मतलब ये ओपन सीक्रेट है आज की डेट पे। और हरी पत्तियाँ जो सड़ के खाद बना के दी वो, तो उसको भरपूर भोजन मिला, और ये 12 महीना छाया देता है। तो काली मिर्च के लिए केरल जैसा वातावरण, एक माइक्रो क्लाइमेट तैयार हो गया। तो अब इस प्लांटेशन को ऑस्ट्रेलियन टी के साथ चाहे यूपी में लगाइए चाहे हरियाणा में लगाइए, कहीं भी काली मिर्च होगी ये वेराइटी जी। और ये 1 एकड़ को 50 एकड़ में कन्वर्ट करेगी। तो भारत जैसा देश जहाँ 84% किसानों के पास 4 एकड़ से कम जमीन है, उनके लिए काली मिर्च की खेती एक्स्ट्रा है। क्योंकि काली मिर्च आपने लगाया पेड़ पे, पेड़ केवल 10% जगह घेर रहा है, 90% तो प्लांटेशन में बीज की खाली जगह है, उसमें आप साग सब्जी जो भी चाहे, चना मटर जो चाहे उगा लो। तो ये मेरा मानना है ये मॉडल जो है गेम चेंजर है। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब बात इतनी हुई है तो जब मसाले की हम खेती करते हैं, दलहन तिलहन की खेती करते हैं, तो इसकी रोगों का आप कैसे ख्याल रखते हैं? क्या इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग करते हैं या प्राकृतिक तरीके से इसको उपचार करते हैं? देखिए, जब आप नेचर के साथ चलते हो, कभी आपने सुना कि किसी जंगल को पूरा का पूरा किसी बीमारी ने ख़त्म कर दिया हो? हा? कभी विश्व में नहीं सुना कि कोई बीमारी आई है पूरा जंगल खत्म हो गया जी। जब तक इंसान के कदम उठाना पड़े हो। जी, ठीक है। तो प्रकृति में आप देखेंगे जंगल गर्मियों में सूखा दिखता है, बारिश में फिर हरा हो जाता है। कौन वहाँ ड्रिप लगाता है, कौन DAP यूरिया देता है। तो यदि सारे कीड़े मकोड़े सब आपस में रहते हैं, संतुलित रहते हैं, जब 1-2 कड़ी हम तोड़ देते हैं ना बीच में दवाइयाँ डाल के, तो फिर आक्रामक रूप ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो है सब तरह के कीड़े मकोड़े, मैंने बताया, दीमक का किस्सा बताया, सारे कीड़े मकोड़े हैं। और यकीन मानिए वो 1-2% अपना टैक्स लेते हैं कई बार, और बदले में आपको उससे ज़्यादा कुछ दे के जाते हैं। कुछ डालने की जरूरत नहीं। यदि मान लीजिए शुरुआत में आप कर रहे हैं और पड़ोसी तो नहीं कर रहा है, वहाँ पे बीमारी आ गई आपके खेत में, तो इतने जैविक तरीके हैं जो कि जिससे कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द इतने औषधि पौधे हैं जिसके जरिए हम रोक सकते हैं। काली मिर्च का पौधा का पत्ती अपने आप में इंसेक्ट दूर करता है, और कनेर का पत्ता है, सीताफल का पत्ता है, गेंदे के पत्ते हैं, जो बेशरम का पत्ता बोलते हैं वो है। इतने सारे पौधों के पत्ते हैं जिनसे आप बेहतरीन इंसेक्टिसाइड बना सकते हो 1 रुपया लीटर में, और इतना तेज़ कि आप छिड़किए और कीड़ा तुरंत घायल होकर नीचे, तुरंत काम करता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाई काम नहीं करती, जैविक दवाई काम नहीं करती, बहुत धीरे से काम करती है। मैं बोलता हूँ मिर्ची खाते हैं आप, तो मिर्ची की तेज़ी लगने में कितना समय लगता है? जी।
आपने जीभ पे रखा और बता देती है कि हाँ मैं मिर्ची हूँ, तो तत्काल आयुर्वेद भी तत्काल काम करता है, बस सत्य कि सही तरीके से हम उसका उपयोग करें। कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताइए जो हमारी प्रकृति के लिए और हमारी मिट्टी के लिए हानिकारक हैं, लेकिन उनको आज की डेट में बहुत से लोग लगाए जा रहे हैं, जैसे कि कैनोकार्पस को अभी हाल फिलहाल में बैन किया है, यूकेलिप्टस को लेकर, पॉपुलर को लेकर, सब ये महोगनी वगैरह को लेकर आपकी क्या राय है? तो कौन से पेड़ अभी किसानों को लगाने चाहिए अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, कौन से उससे बचना चाहिए? देखिए, यूकेलिप्टस है, मेरा मानना है यूकेलिप्टस या ज्योट्रिफा, पॉपुलर, ये मास प्लांटेशन के लिए नहीं है। महोगनी तो बिल्कुल नहीं है। महोगनी के पौधे अगर जंगल में देखेंगे तो 50 अलग अलग तरह के वैरायटी के साथ उगता है। आप खाली मोनोक्रॉपिंग कर देंगे तो वो भी एक तरह डेजर्ट है। जैसे सागौन का किया हमने पिछले 50 सालों में, हम खाली एक ही पौधे को हम 100 एकड़, 500, 1000 एकड़ में लगा देते हैं। अब सागौन की पत्तियाँ जहाँ गिरती हैं, डिकम्पोज होती हैं, देखना वहाँ घास भी नहीं उगती। ठीक है, वही बांस के साथ भी है, वही नीलगिरी के साथ है। भाई नीलगिरी, आप दांत में दर्द होता है तो बैक्टीरिया मारने के लिए, कीड़े मारने के लिए नीलगिरी का तेल लगाते हो, वो तेल निकलता है पत्ते से। तो जब नीलगिरी की पत्तियाँ रोज़ गिरेंगी, 4-5 सालों के अंदर जितने माइक्रो बैक्टीरिया हैं धरती के, सब खत्म हो जाते हैं। मिट्टी दिख रही है आपको, लेकिन मिट्टी बंजर नहीं, मृत हो गई। तो दूसरी क्रॉप को अगर खेती करना है तो बहुत दिक्कत आएगी। आने वाली पीढ़ियाँ हमको माफ़ नहीं करेंगी अगर इस तरह से हम धरती की मिट्टी को बर्बाद करेंगे। कि ऊपर वाली 10 इंच मिट्टी को तैयार होने के लिए खेती लायक मिट्टी में ये दीमक ने, केचुओं ने, कई कीड़ों ने लाखों साल मेहनत की है। उस मिट्टी को बर्बाद करना, चाहे ईंटा बना के आप बर्बाद कर रहे हो, चाहे आप उसमें प्लांटेशन कर रहे हो, मोनोक्रॉप डाल के, ये सारी चीज़ें जो है प्रकृति के खिलाफ है। इसको सीखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंद, बहुत बड़ा साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बगल के जंगल में जाके देख लो, वो प्रकृति खुद बताती है वो कौन सा मॉडल है जो सस्टेनेबल है, हमेशा सस्टेनेबल रहेगा। प्रकृति को देख के, प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। मेरा शिक्षक प्रकृति ही है। तो कौन से ऐसे पेड़ हैं जो लगाएं किसानों को? जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन टीक हमने लगाया, बड़े पैमाने पर लगाया। बीच बीच में दूसरे पौधे भी लगा सकते हो, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, बाउंड्री पे नीम भी लगा सकते हैं जो औषधि उपयोग भी जिसका दे। इस तरह से अनाटो के पौधे बाउंड्री पे लगा दीजिए, जिससे कलर भी निकलता है और विटामिन ई भी का रिसोर्स है, बाउंड्रीज पे उसको भी लगा दीजिए। तो ये अच्छे प्रॉफिट देने वाले पौधे हैं। साथ ही साथ प्रॉफिट के साथ हमको प्रकृति, नेचर, इन्वायरमेंट, इनके साथ जो फ्रेंडली पौधे हैं उनको लगाना है। जैसे हमारे यहाँ गाजर घास, मैं मानता हूँ विदेशी षड्यंत्र है, कई इस तरह के जो मैसिव वीड्स हैं वो डाले गए हैं भारत में, चाहे बीजों में मिला के दिए गए हैं या हवाई जहाज़ से छिड़के, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पूरे देश में चाइना ने जितनी हमारी ज़मीन कब्जा की है उससे 10 गुना ज़मीन ये कब्जा चुके हैं, और कितनी भी दवाई डाल दो हटते नहीं है। ये बड़ा खतरा है। नीति निर्माताओं को इसके खिलाफ सोचना होगा और हमें एक मिशन मोड में जाके वार फुट लेवल पे इनके खिलाफ युद्ध स्तर पे काम करके इन्हें ख़त्म करना होगा। तो बहुत बड़ी ज़मीन निकल जाएगी खेती के लिए। लेंटाना भी है, लेंटाना पे पहाड़ों पे बहुत है। हाँ, इसने पूरे पहाड़ कब्जाए बैठे हैं जी। कि सवाल ये नहीं कब्जाया, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, सैकड़ों तरह के पौधे थे, हाँ, उनको ख़त्म कर दिया इन्होंने। और जाते जाते हमारे देश के किसान को, देश के युवाओं को एक संदेश क्या देना चाहेंगे अपने अनुभव के अनुसार, ताकि हमारे देश की जो कृषि मॉडल है, एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, थोड़ी बेहतर बने, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा बेहतर बने और लोग इसकी ओर रुख करें? तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे शॉर्ट में? देखिए, मेरा मानना है खेती एक साधारण चीज़ नहीं है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, केवल एग्रो बिजनेस ही नहीं है, ये एक अपने आप में भारत की संस्कृति का प्रतीक है खेती। इसी से पर्यावरण बेहतर होने वाला है, सही तरीके से खेती करेंगे तो। इसी से रोजगार सृजन होने वाला है। खेती से ही आप स्वस्थ रहेंगे, सही उत्पाद पैदा करेंगे, खेतों में काम करेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे। मेरा मानना है खेती से बेहतर इस देश के लिए कुछ नहीं है। और भारत के विश्वगुरु बनने का रास्ता, वर्ल्ड लीडर बनने का रास्ता और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता अगर कहीं से गुजरता है तो भारत के खेतों से होकर गुजरता है। तो आशा करते हैं कि हमारे देश के किसान इस पॉडकास्ट से ज़रूर सीख लेंगे। देश के युवाओं को आपके इस पूरे साक्षात्कार से प्रेरणा मिलेगी और आप भी डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं और डायरेक्ट
आप त्रिपाठी जी का मार्गदर्शन ले सकते हैं, जिससे कि आप और बेहतर ऐसी फसल उगा सकें जिससे कि आपकी जो जीविका है और बेहतर बने, आपका जो लाइफ स्टाइल है और बेहतर बने। आज की इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। ऐसी और भी पॉडकास्ट हम लेकर आएंगे देश के प्रबुद्ध किसानों के साथ में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की। धन्यवाद।